हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मानक किराया क्या होता है या स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड रेंट को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कोई लैंडलॉर्ड है जिसके दो पोर्शन है सेम लोकेशन पे और सेम सुविधाएं हैं, उसमें सेम फैसिलिटीज़ हैं और उसमें दो किराएदार हैं। तो वो दोनों जो टेनेंट हैं उनसे एक से 10,000 ले रहा है पर मंथ किराया और एक से 15,000 रुपये पर मंथ किराया ले रहा है। तो वो जो 15,000 रुपये जिससे पर मंथ किराया ले रहा है, तो वो जाके कोर्ट में जिला मजिस्ट्रेट के पास इस चीज़ के लिए वाद ला सकता है कि सेम लोकेशन पे जब मकान है तो हमसे किराया ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है, जिससे फिर जिला मजिस्ट्रेट जो है उसमें एक आधार होते हैं जिसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उन आधारों पे एक स्टैंडर्ड रेंट तय कर देते हैं जो कि किराएदार को, मकान मालिक को देना होता है। तो इसी को कहते हैं आपका स्टैंडर्ड रेंट या मानक किराया। तो मानक किराए को कहाँ बताया गया है? मानक किराए के बारे में बताया गया है उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराया एवं बेदखली अधिनियम 1972, मतलब उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग लेटिंग रेंट एंड एग्जीबिशन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसके बारे में बताया है। तो आज हम लोग इसका चैप्टर 2 रेगुलेशन ऑफ रेंट सेक्शन 4 से 10 तक पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? पुराने अधिनियम द्वारा जो शासित और नए अधिनियम आने के प्रारंभ में जो मकान किराए पे दिए गए थे उनका रेंट कितना होगा, पुराने भवनों की दशा में किराया कितना देना होगा, अगर किसी पुराने भवन में कोई निर्माण किया जा रहा है तब किराया क्या होगा, टेनेंट की टैक्स पे करने की क्या लायबिलिटी होती हैं, अगर टेनेंट रेंट को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका क्या प्रोविज़न है और किस कोर्ट में उसको ले जाया जाएगा, और मानक किराया कैसे डिसाइड करते हैं या स्टैंडर्ड किराया कैसे जो है वो डिसाइड होगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सेक्शन 4 इसका अधिनियम का सेक्शन 4 बोलता है कि कोई भी मकान मालिक अपने किसी भी मकान में किसी भी किराएदार को दे सकता है। मतलब इसके लिए ये नहीं है कि कोई भी मकान मालिक जो है वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी को दे, तो वो उसकी अपनी इच्छा शक्ति है कि वो किसी को भी अपना मकान किराए पे दे सकता है, लेकिन इसके लिए वो कोई एडिशनल पेमेंट नहीं लेगा और ना ही कोई किराएदार किसी सब टेनेंट, मतलब जो कोई किराएदार है और वो अपने किसी और दोस्त को अपने साथ किराए पे रख ले रहा है तो उसको बसाने के लिए वो भी कोई प्रीमियम या एडिशनल पेमेंट नहीं लेगा। ये बताया जा रहा है सेक्शन 4 में। अब सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 कहता है कि किसी भी व्यवस्था में सिवा केवल यह किराया दे होगा, मतलब इसमें केवल वही किराया देना होगा जो मकान मालिक और किराएदार के बीच सहमति से देना तय हुआ है। मतलब दोनों लोग अपना डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है हम इतना किराया देते हैं तो उतना ही किराया दिया जाएगा, और यदि सम्मति नहीं बनती है दोनों में कि भाई नहीं इतना नहीं उतना, तो जो स्टैंडर्ड रेंट होगा उसको मकान का रेंट मान लिया जाता है। तो अब इसके बाद सेक्शन 5 क्या कहता है? इसका सेक्शन 5 कहता है कि किसी भी बिल्डिंग में जिन पर पुराना अधिनियम लागू हुआ था, मतलब ये 1972 से पहले का जो अधिनियम था वो लागू हुआ था, और कोई मकान मालिक ऐसे मकानों के बारे में किराए की बढ़ोतरी करना चाहता है कि मतलब उस चाहता है कि हमारे रेंट में थोड़ा मतलब थोड़ा सा पैसा बढ़ाया जाए पर मंथ के हिसाब से या जैसे भी, तो मकान मालिक को टेनेंट को 3 महीने पहले किराए में को बढ़ाए जाने का नोटिस दिया जाना ज़रूरी है। परंतु ये रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो वहाँ स्टैंडर्ड रेंट तय है उससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकता है कोई भी लैंडलॉर्ड, और ऐसा बढ़ा हुआ किराया इस नए अधिनियम के प्रारंभ से देना होगा। इस तरह सेक्शन 6 बोलता है कि सेक्शन 4 और 5 के अंतर्गत आने वाले किसी भी बात के होते हुए, मतलब सेक्शन 4 क्या बता रहा था, अभी आपको बताया कि कोई भी ज़्यादा रेंट नहीं ले सकता है, एडिशनल रेंट नहीं ले सकता है या कोई पैसा नहीं ले सकता है, और उसके बाद जो भी किराया पुराने अधिनियम में था और मकान मालिक चाहता है कि
किराया बढ़ाया जाए तो 3 महीने पहले उसको नोटिस देना होगा टेनेंट को। तो सेक्शन 4 और 5 के अंतर्गत आने वाले किसी भी बात के होते हुए भी, परंतु धारा 8, अभी हम लोग धारा 8 पढ़ेंगे कि धारा 8 में क्या प्रोविज़न है। तो धारा 8 के प्रोविज़न के अधीन रहते हुए यदि कोई लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट की कंसल्ट करके भवन में कोई निर्माण कराता है, मतलब कोई लैंडलॉर्ड है उसको अपने जो किराए पे मकान दे रखा है उसमें कोई काम कराता है और अपने टेनेंट से विचार करता है या विचार विमर्श करता है और टेनेंट उसके लिए तैयार हो जाता है, तो वो किराए में बढ़ोतरी की भी बात उससे करेगा। और अगर टेनेंट इस पे तैयार हो जाता है तो वह निर्माण करा सकता है, लेकिन जो भी निर्माण की लागत होगी उसका 1% ही वह अपनी जो मकान का किराया है उसमें बढ़ा ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। कि मतलब 10,000 रुपये अगर किराए का वो आया है तो उसका 1% वो अपने किराए में बढ़ा सकता है। इसके बाद सेक्शन 7 कहता है टेनेंट के टैक्स के बारे में, कि टेनेंट को अगर मकान दिया है तो उसके टैक्स पे करने की क्या लायबिलिटीज़ होंगी। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच यदि टैक्स को पे करने के संबंध में कोई रिटर्न में नहीं लिया गया है सहमति, तो भी वह जो है, अगर रिटर्न में उसकी सहमति ले ली गई है तो वह रिटर्न के हिसाब से ही टैक्स पे करेगा। परंतु अगर ऐसी सहमति कोई नहीं हुई है तो टेनेंट को वाटर टैक्स और इस अधिनियम के बाद हाउस टैक्स का 25% देना होगा। अब सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 कहता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच यदि कोई भी स्टैंडर्ड रेंट के बारे में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ही निपटाया जा सकता है। क्योंकि अगर टेनेंट कह रहा है कि हमारा किराए के संबंध में कोई भी उन दोनों के बीच में विवाद होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही कोर्ट में निपटारा किया जा सकता है। इस अधिनियम का सेक्शन 9 बताता है ऐसे भवनों के बारे में या ऐसे बिल्डिंग्स के बारे में जो पुराने अधिनियम जो था 1972 से पहले का जो अधिनियम था उसके अनुसार वो रेंट पे दिए गए थे। तो और उसमें लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट के बीच में कोई टैक्स के लिए कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि टैक्स कौन पे करेगा। अगर ऐसा होता है तब ऐसे वादों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपीलकर्ता की अपील पर भवन के लिए स्टैंडर्ड रेंट को लागू कर सकता है। अब स्टैंडर्ड रेंट का निर्धारण कैसे किया जाता है ये बताया गया है सेक्शन 9 में। तो किसी भी शहरी भवन की बाजार कीमत हर वर्ष बढ़ती है, चाहे वो मकान हो चाहे दुकान हो। तो उसकी इसीलिए जितना जो भी लैंडलॉर्ड होते हैं उनको भी भाई किराए में बढ़ोतरी करनी होती है। परंतु कई बार किराएदार रेंट बढ़ाए जाने के विरोध करता है कि भाई हम रेंट नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे वादों में जो लैंडलॉर्ड होता है या बहुत अधिक रेंट बढ़ा दिया तो दोनों ही वादों में जो टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड हो तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला करते हैं वो इनका अंतिम फैसला होता है। तो धारा 9 में बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट होता है जो स्टैंडर्ड रेंट तय करेगा उस पे वो क्या क्या आधार देखते हैं किसी भी उसको मकान का स्टैंडर्ड या बिल्डिंग का स्टैंडर्ड रेंट तय करने के लिए। तो जब स्टैंडर्ड रेंट किसी मजिस्ट्रेट को तय करना होता है तो वो कई सारे आधार होते हैं जिस पे वो ध्यान देते हैं, उसके बाद ही वो रेंट को तय करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो अधिनियम लागू हुआ था उस पिछला अधिनियम लागू हुआ था जो अभी 1972 वाला अधिनियम है उसमें उस जगह का बाज़ार रेट क्या है, मतलब जो भवन है या दुकान है तो उसका इस समय बाज़ार मूल्य क्या है। दूसरा, अगर उसी तरीके की भवन या दुकान सेम लोकेशन पे सेम फैसिलिटी पे दूसरी है तो उसका रेंट इस टाइम क्या है। और भवन जो है या जो शॉप है उसमें निर्माण जो किया गया है उसकी क्वालिटी या जो उसमें सिक्योरिटी है उसकी क्वालिटी वगैरह उसमें क्या फैसिलिटी दे रखी हैं उसके अनुसार वो तय करता है।
और भवन में क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है। मतलब कोई भवन है जो सेम लोकेशन पे है परंतु वो थर्ड फ्लोर पे है वो, और उसमें स्टेयर्स लगी है, मतलब सीढ़ियाँ लगी हैं, आप सीढ़ियों से जाएंगे। और दूसरा ही उसके बगल में है, सेम फैसिलिटी है उसमें भी, परंतु वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे लिफ्ट लगी होगी उसका रेंट ज़्यादा होगा, और जहाँ पे आप सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हैं उसका रेंट कम होगा। तो ये सब चीज़ें देख के मजिस्ट्रेट जो है वो तय करता है कि उसका स्टैंडर्ड रेंट क्या होना चाहिए। तो इसके बाद जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, भवन के किराए में भवन के बाज़ार मूल्य का 10% पर ईयर को उसका स्टैंडर्ड रेंट निर्धारित कर सकता है। और जो भी 10% का 12वां भाग होगा तो वो टेनेंट को हर महीने के रेंट में बढ़ा कर देना होगा। जैसे किसी भवन का बाज़ार मूल्य का 10% 12,000 रुपये है, तो टेनेंट को हर महीने अपनी जो वो रेंट देता है उसमें 1,000 रुपया उसको बढ़ा के देना होगा। अब एक इसमें वाद था VR मेहरोत्रा वर्सेस ADG गोरखपुर का। तो इसमें निर्णय ये किया गया था कि अगर कोई भी किराएदार किराए के बढ़े हुए रेंट को तभी देने के लिए उत्तरदायी होगा, मतलब तभी रिस्पॉन्सिबल होगा, जब बढ़े हुए किराए का निर्धारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाए। ऐसा नहीं कि आपने अपने आप से डिसाइड कर लिया और वो किराया दे दे। जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा उसका निर्धारण नहीं किया जाएगा तब तक वो किराया देने का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा किराए का निर्धारण नहीं किया गया है तो लैंडलॉर्ड ऐसी कंडीशन में रेंट की वसूली के लिए वाद नहीं ला सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए हमने मानक किराया पढ़ा, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।